ओके, तो नेशनल इनकम देखो, मेनी पीपल रीड नेशनल इनकम, बट प्रॉब्लम क्या है कि कल एक स्टूडेंट ने मुझे फोन किया एंड ही वाज आस्किंग अबाउट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मैं उसको समझा रहा हूँ, मैं उसको पूरा बेसिक, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कुछ भी पढ़ाता हूँ तो आई गो टू वेरी बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम लाइक स्टोरी बना के कि अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो सोचो ऐसा कैसा होगा। सो आई टोल्ड हिम इन दैट मैनर कैसा ऐसा होता है। मैंने उसको पूरी राम कहानी से, इज लाइक नहीं नहीं सर ये सब तो मुझे पता है, आई जस्ट यू जस्ट टोल्ड मी दिस पार्ट कि ये क्या होता है, टीयर 1 और टीयर 2 क्या होता है, यू जस्ट टेल मी दिस पार्ट। ओके, सो आई टोल्ड हिम कि ये होता है, बट स्टिल ही इज कंफ्यूज्ड। मैंने कहा अच्छा तुम क्या जानते हो ये बताओ। देन ही स्टार्टेड टेलिंग अबाउट कि उसको क्या पता है, एंड कि वट एवर यू नो इज रॉन्ग, और इसलिए तो मैंने तुमको जो कहानी, जो मैं तुमको जो बता रहा था वो बता रहा था। बट बिकॉज ही हैज दिस नोशन कि मुझे तो पता है, तो ही वाज नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई वाज टेलिंग, क्योंकि उसको लग रहा है कि आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम ओल्ड स्टोरी। फिर मैंने उसको फिर से वही बात बताई कि नहीं भाई तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, ऐसे ये होता है इसका मतलब, और ऐसा लाइक ही वाज कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में रखते किसके पास है, किसके पास पैसा रखते हैं टीयर 1 और टीयर 2 का। बट यहाँ रखने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो पहला समझना है कि क्यों करते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हो देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर रीडिंग दैट। जैसे हमने ऊपर का भी जितना भी पढ़ा, तो एवरीथिंग हैज अ रीजन कि व्हाई देयर इज अ मार्केट इकोनॉमी, व्हाई देयर इज अ नॉन मार्केट इकोनॉमी, व्हाई देयर इज अ मिक्स इकोनॉमी। द रीजन इज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, राइट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो ऐसे ही हर चीज का एक वाई होता है, एंड व्हेन यू स्टार्ट एनी टॉपिक यू शुड आस्क कि वाई, क्यों पढ़ क्यों रहे हैं ये क्वेश्चन ये चीज, और तब उसको पढ़ना शुरू करो। नाउ आई हैव सीन मेनी पीपल आएंगे कि जीडीपी का ये फॉर्मूला, जीएनपी का ये फॉर्मूला, एनएनपी, बट क्यों निकालना ही है, क्यों क्यों इतना दिमाग लगाएं क्यों जीडीपी को पढ़ने के लिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला रटे क्यों, और ये रटे में तो 10 फॉर्मूला क्यों, व्हाई नॉट वन फॉर्मूला। सो द पर्पस ऑफ दिस exercise, finding national income of any country, is measuring the progress। हमने अभी तक ऊपर क्या पढ़ा था, लाइफ है लाइफ है। सो हमने क्या पढ़ा था ऊपर, लाइफ है ना, या इट्स लाइफ। सो we have read कि there is a market economy and non-market economy and this works, this doesn't work, but how do we know that what is working and what is not? For that you need to measure, you should have a qualitative number कि बढ़ रहा है कुछ या घट रहा है। And to make, because you want to measure the progress, ये प्रोग्रेस मेजर करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इनकम मेजर करो। जैसे तुम्हारी फैमिली है, 10 years ago your family would have been a different level, now you are at a different level। कैसे तुम जज कर रहे हो कि तुम पहले गरीब थे अब अमीर हो गए हो, या पहले अमीर थे अब गरीब हो गए हो? बेस्ड अपॉन योर इनकम। तुम्हारे पापा की सैलरी 10,000 रुपए थी, आज 1 लाख रुपए है, तो यू फील कि नाउ यू आर रिच, यू कैन अफोर्ड मोर थिंग्स। तो ऐसे ही नेशनल नेशन का भी कोई इनकम होना चाहिए। सो दैट इज नेशनल इनकम टू मेजर द प्रोग्रेस। दिस इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज। ये दिमाग इतना इसलिए लगाते हैं। एंड दिस आइडिया वाज फर्स्ट गिवन बाय साइमन कुजनेट्स। वी ऑल्सो रीड अबाउट कुजनेट्स कर्व, बाद में देखेंगे कभी। So he gave this idea in 1934 that GDP, gross domestic product, is an indicator which can give us an idea of the total income of a country। अगर किसी कंट्री का इनकम पता कर रहे हैं, उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता करो, इनकम पता चल जाएगा, एंड देन यू कैन चेक द मेजर ऑफ प्रोग्रेस। अब इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए बाद में।
इनकम अलग अलग तरीके से निकालने का। वी विल सी कि क्या होता है और क्यों इतने सारे वेरिएंट्स चाहिए अपने को। सिर्फ क्या होता है ये पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। क्यों पढ़ना बहुत जरूरी है कि व्हाई वी हैव दीज मेनी वेरिएंट्स, व्हाट्स द यूज ऑफ दीज मेनी वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम। पहला है बहुत सिंपल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब है टोटल। मैथमेटिक्स में हम जो टोटल कहते हैं, इकोनॉमिक्स में उसको ग्रॉस बोलते हैं। जिंदगी में और कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेयर एवर यू आर फाइंडिंग ग्रॉस, दैट मीन्स टोटल। डोमेस्टिक का मतलब है फिजिकल, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। ठीक है। सो इफ समथिंग इज हैपनिंग इन अंडमान एंड निकोबार, उसको डोमेस्टिक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? पिटाई खाओगे अक्षय तो। दिस इज ऑल्सो आवर दिस इज ऑल्सो इंडियन टेरिटरी। डोमेस्टिक है वो अपना। ठीक है, वो किसी आइलैंड पे हो रहा हो या कहीं पर, वो अपना डोमेस्टिक है, कंट्री है अपना, अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आता है, हम उसको इंडिया ही मानते हैं। सो domestic means everything within the geographical boundary of a country, so all the islands and the mainland territory. और product means all the goods and services. गुड्स मतलब जो टेंजिबल थिंग्स बना रहे हैं, फ्रॉम द क्लोथ्स टू द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, छोटी चीज से बड़ी चीज जो भी बन रही है, फ्रॉम निडल टू एरोप्लेन, एवरीथिंग इज अ गुड। एंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक हेल्प, house help, to a teacher or a doctor or a scientist, everyone is giving some service. तो ये दोनों हो गए गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? क्या है कि फाइनल वैल्यू और वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। अब वैल्यू में कहीं कहीं यू विल फाइंड, विच इज अ बेटर टर्म, इज द मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। फाइनल का मतलब यहां पे क्या है, दैट अब वो जो प्रोडक्ट है, वट एवर प्रोडक्ट इज और वट एवर सर्विस इज, इट्स द एंड ऑफ इट। इसके बाद इसका कोई यूज नहीं, उसके बाद वो बस उसका यूज हो रहा है, उसमें और कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। लाइक लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मिल्क। सो तुम अगर मिल्क खरीदते हो, मिल्क खरीद के पी जाते हो, यू बॉट मिल्क, you boiled it, you drank it, drink it. So this milk becomes final good. ठीक है। मोदी जी जब बच्चे थे चाय बेचते थे, तो वो जब दूध खरीदते होंगे, उसका वो चाय बनाते होंगे। गरीब थे, दूध पीते नहीं होंगे डायरेक्टली, सो ये चाय बनाते थे और फिर चाय बेचते थे। तो उनके लिए ये मिल्क जो है, ये क्या है, इंटरमीडियरी गुड है, ये फाइनल गुड नहीं है। तो मोदी जी का दूध जीडीपी में ऐड नहीं होगा, तुम्हारा जो दूध होगा वो जीडीपी में ऐड होगा। ठीक है। एनसीईआरटी एक लाइन यूज करता है कि एनी गुड इज नॉट फाइनल और इंटरमीडिएट इंट्रिंसिकली। कोई भी चीज अपने अपने प्रॉपर्टी के चलते वो फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं होती है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ इट इज यूज्ड। ठीक है। सो फाइनल एंड इंटरमीडिएटली गुड। तो हम इंटरमीडिएटली गुड का प्राइस नहीं चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, जितने भी फाइनल गुड्स बने हैं कंट्री में, उनका मॉनेटरी वैल्यू लेंगे विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड। एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उनका मॉनेटरी वैल्यू जोड़ लो।
तो मान लो कंट्री में जितनी भी चीजें बन रही हैं, राइट, लाइक फ्रॉम आई टोल्ड कि निडल से लेके और फाइटर प्लेन्स तक जो भी चीजें बन रही हैं, 1 करोड़ का निडल बन रहा है और 1 लाख करोड़ का फाइटर प्लेन बन रहा है, यू add the monetary price of all these things, and similarly all the values, तो टीचर और हाउस हेल्प और साइंटिस्ट और रिसर्च डॉक्टर सबका सर्विस का प्राइस ऐड कर लो कि एक टीचर इतना पैसा लेता है और डोमेस्टिक हेल्प इतना पैसा लेती है, और उसको ऐड कर लो, सो दैट विल बिकम योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एंड कैलेंडर ईयर क्या है इसका, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इंडिया में हम ऐसा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई सो ऑन अप टिल 31 मार्च जितना प्रोड्यूस करते हैं उसको हम ऐड करते हैं, अपना जीडीपी बोलते हैं। अभी ये समझ गए तुम, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला हम आगे अभी समझेंगे। अभी इसमें कुछ चीजें हैं दैट यू शुड अंडरस्टैंड, लाइक लेट सपोज ब्रैटली इज कमिंग टू इंडिया और वो यहाँ के इंडियन आइडल में गाना गाता है और उसको कुछ पैसा मिलता है, दैट मनी शुड बी एडेड टू जीडीपी और नॉट? इट विल बी एडेड, क्योंकि वो इंडिया के टेरिटरी में आके गाना गा रहा है। ठीक है, तो उसको जो पैसा गाना गाने का मिल रहा है वो इंडिया में ही मिल रहा है। सो ब्रैटली इंडिया में आके गाना गाया तो पैसा मिलेगा, ठीक है, और उसको जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है, समझ में आया बात? जीडीपी में काउंट करेंगे क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन कर, जो भी सर्विस अपना प्रोवाइड कर रहा है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर कर रहा है। अगर शकीरा आके यहाँ गाना गाती है तो सी इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस इन इंडिया, सो शकीरा का गाना का जो फी होगा वो इंडियन जीडीपी में ऐड होगा। ठीक है, डोंट रन अहेड ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग, मेरे साथ साथ चलो सुदीप। तो इतना ठीक है, ब्रेटली का गाना, शकीरा का गाना सब अगर इंडिया में आके परफॉर्म कर, लेकिन अंबानी की सब बेटी की शादी में कौन आया था, कोई फॉरेन कौन आया था गाना गाने में, भूल गया, क्या नाम है, अरे आई एम मिसिंग द नेम, बताओ बताओ। फेमस पॉप सिंगर, बियॉन्से, हाँ, सो बियॉन्से आई थी। सो दैट मनी विल बी एडेड टू इंडियन जीडीपी, जितना पैसा उसने खर्च किया वो इंडिया के जीडीपी में ऐड हो गया। सिमिलरली इफ Shahrukh Khan is going to Abu Dhabi and he is doing a rock concert there, that money will be added to Indian GDP or not? No. Good. बिकॉज वो अबू धाबी में जो किया वो अबू धाबी के जीडीपी में जुड़ेगा, इंडिया के जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। नाउ डिफरेंट यूजेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी को क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट, इट शोज द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। जो पहले 100 रुपए था, नेक्स्ट ईयर अगर 107 रुपए हो गया, तो वी कैन से दैट कंट्री इज ग्रोइंग बाई 7%. It's a growing economy. It indicates the internal growth of economy. कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी तेजी से, कितने सारे सर्विसेज न्यू जनरेट हो रहे हैं। देखो ये गुड्स वाला कॉन्सेप्ट तो आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा इजीली, कि इफ मोर गुड्स आर बीइंग इन मोर गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस, दैट मीन्स ई कंट्री इज growing, right?
somebody is consuming that goods, तब तो प्रोड्यूस हो रहा है, सब कोई कंज्यूम कर रहा है तो मतलब उसके पास पैसा है, ज्यादा पैसा आ रहा है तो ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है. सर्विसेज इट्स सेम. अगर कोई बड़ा बड़ा रॉक कंसर्ट करा रहा है, इफ somebody is able to call Beyonce in India to perform, that means economy is growing, people have money in India. If people are paying a lot of money to the teachers to teach, that means they have money. So अगर ऐसा बहुत सारा मसाज पार्लर खुल जाए, बहुत सारा कैफेटेरिया खुल जाए, तो दैट मीन्स कि सर्विसेज की डिमांड है, लोगों के पास पैसा है, इकोनॉमी इज ग्रोइंग. तो गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीज होना एक क्वांटिटेटिव इंक्रीज दिखाता है, बट इट डजंट टॉक अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब ये सर्विसेज, बहुत सारे मसाज पार्लर्स खुल रहे हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हो जा रहे हैं, ये तुमको नहीं बताएगा कि ये सर्विसेज किस तरीके की सर्विसेज इंक्रीज हो रही है. इट विल जस्ट टेल यू अबाउट द क्वांटिटी. इज द मोस्ट कॉमन डेटा यूज्ड इन कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स. बहुत सारी कंट्रीज को अगर तुमको कंपेयर करना है कि किस कंट्री का रैंक कितना ज्यादा है, या जैसे कि हम फैमिलीज को कैसे कंपेयर करते हैं, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली, तो आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज एंड माई नेबर इज अर्निंग 80,000, तो आई कैन से कि आई एम रिच. तो ऐसा ही इधर कंट्रीज के इनकम को अरेंज करके वी फाइंड अ रैंक ऑफ नेशंस, और ये आईएमएफ का काम है. यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, परचेजिंग पावर पैरिटी. वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल. थोड़ा सा टाइम दो कि क्या होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, कैसे काम करता है. बस अभी टर्म याद रखो, परचेजिंग पावर पैरिटी कुछ होता है. एनडीपी, अब देखो हमने तो जीडीपी पढ़ लिया, बट दिस ईयर आई प्रोड्यूस्ड 1 लाख ट्रक्स. 1 लाख यूनिट ट्रक मैंने प्रोड्यूस किया इंडियन कंट्री इकोनॉमी में, मान लो, बट दिस ट्रक्स आर गोइंग टू वियर एंड टियर. सो आफ्टर 5 years, लेट्स सपोज ये 5 years इसका लाइफ टाइम है, और 5 साल के बाद ये काम करना बंद कर देता है. सो व्हाट कैन आई से कि every 20 years this truck is, sorry, every year this truck is losing 20% of its worth. 5 साल के बाद ये खत्म. तो इस चीज को बोलते हैं डिप्रिसिएशन. कोई भी चीज जो आज प्रोड्यूस हुई है, इट विल लूज इट्स वैल्यू विथ टाइम बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर. सो एक्चुअली में इफ यू वांट टू नो कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, इफ यू वांट टू नो द एक्चुअल जीडीपी, तो उसमें से तुमको डिप्रिसिएशन माइनस कर देना चाहिए, बिकॉज दैट मच अमाउंट ऑफ वेल्थ विल बी इरोडेड बाय द एंड ऑफ द ईयर. मैंने जनवरी में बनाया 100 रुपए का सामान, बट मुझे पता है कि वो अगर 10% इरोड हो रहा है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इट्स वैल्यू विल बी ओनली 90 रुपीज. तो मैं 100 रुपए जोड़ने से मुझे फायदा नहीं है, मैं 90 रुपए ही जोड़ूंगा उस सामान का दाम. सो रिड्यूसिंग, और फॉर्मूला सिंपल याद कर सकते हो. तुमको जब भी नेट निकालना है, नेट का मतलब ही होता है कि ग्रॉस में से डिप्रिशिएशन माइनस कर दो. इसके नेट के आगे क्या है, डोंट बॉदर. नेट के आगे विल सी कि डिफरेंट, अलग अलग तरीके का नेट निकलता है, अलग अलग तरीके का ग्रॉस निकलता है. फॉर्मूला क्या है, तुमको अगर नेट निकालना है तो तुम ग्रॉस में से डिप्रिशिएशन माइनस कर दो. ठीक है. Now why we need to find this NDP? देखो इसका जो मेन पर्पस है डोमेस्टिक यूज के लिए है. इससे अपने को क्या पता चलता है कि हमारा डिप्रिसिएशन कितना है, हम कितना साल कितना पैसा हर साल लूज कर देते हैं. सो दिस गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर ओन इंडस्ट्रीज. साथ साथ ये
मोटिवेट करता है अपने को कि हम बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, सो दैट वी कैन मेक मोर ड्यूरेबल गुड्स। जितना कम डिप्रिसिएशन होगा उतना अच्छा है हमारे लिए, हमारी जीडीपी उतनी अच्छी रहेगी। सो कैलकुलेटिंग एनडीपी टेल्स अस, इट गिव्स अस एन आइडिया, जितना ज्यादा गैप अपने को दिखेगा एनडीपी एंड जीडीपी में, उतना हमको ये मिलेगा मोटिवेशन कि भाई इसको कम करो। इफ द गैप इज टू लार्ज, वी नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू फिल दिस गैप। जितना कम गैप हो उतना अच्छा। नाउ एनडीपी इज नॉट यूज इन कंपेरेटिव इकोनॉमिक्स। ये एनडीपी का कॉन्सेप्ट ना तुम दो देशों को कंपेयर करने के लिए नहीं यूज कर सकते हो। क्यों नहीं यूज कर सकते हो? बिकॉज एवरी कंट्री फिक्सेस इट्स ओन रेट ऑफ डिप्रिशिएशन। अब देखो, नो बडी नोस कि वो जो ट्रक मैंने बनाई थी इट विल लास्ट फॉर 5 years और 10 years। लाइक हमारे घर में एक सीलिंग फैन है, इट्स देयर फॉर 20 years एंड स्टिल वर्किंग, तो डिप्रिशिएट उसको क्या बोलेंगे, क्या डिप्रिसिएशन रेट है उसका। बट तुम्हारे घर में ऐसा हो सकता है कि आफ्टर 5 years यू हैव रियलाइज कि नाउ ये फैन अब बेकार हो गया, इसको कबाड़ी में बेच दो। डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट रेट ऑफ डिप्रिशिएशन हो सकता है। सो वी कैनॉट कंपेयर टू फैमिलीज इन दिस केस, वैसे ही वी कैनॉट कंपेयर टू कंट्रीज। और एक बात ये समझना है कि डिप्रिसिएशन हमेशा लॉजिकल नहीं होता है। इट्स नॉट ऑलवेज बेस्ड अपॉन लॉजिक। ये जैसे मैंने तुमको बोला कि ट्रक जो है वो 5 साल के बाद खराब हो जाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी ईयर, गवर्नमेंट बोले कि ये ट्रक 2 साल के बाद पूरा पूरा डिप्रिशिएट हो जाएगा 100%, एंड गवर्नमेंट कैन डू दैट। ये इलॉजिकल होता है। बट ये एक कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है समझने वाला कि हाउ डज इंक्रीजिंग, हाउ डज डिक्रीजिंग this year of depreciation can help in more sales of heavy bag vehicles। ये पढ़ो एक बार। क्या कर रहे जर्मन कंट्री ने क्या किया इंडिया में, आवर कंट्री, इन February 2000 हमने द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ हैवी व्हीकल्स विच वाज 20%, इट वाज रेज टू 40%। पहले हम बोलते थे कि 20% डिप्रिसिएशन होगा हैवी व्हीकल्स का, यानी कि जो मैंने ट्रक बनाया, दैट ट्रक will lose all its value after 5 years, राइट? हर साल 20% डिक्लाइन करेगा, 5 साल के बाद इट विल लूज ऑल इट्स वैल्यू। देन गवर्नमेंट ने अचानक से बोला कि नहीं, नाउ वी आर रेजिंग इट टू 40%। सो विद इन 2.5 years पूरा डिप्रिशिएट हो जाएगा, 100% डिप्रिशिएशन हो जाएगा। अब हाउ इट विल लीड टू द सेल ऑफ मोर व्हीकल्स? जनरली क्या होता है गवर्नमेंट के सेक्टर में, बिकॉज गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर बायर्स ऑफ हैवी व्हीकल्स। जब गवर्नमेंट ने ये रेट सेट कर दिया कि 40% में इट विल डिप्रिसिएट, तो गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है कि वो 2.5 साल यूज करने के बाद व्हीकल्स को दे कैन डिस्कार्ड और दे कैन सेल, इसको अभी वो ऑक्शन कर देगी, एंड नाउ दे कैन बाई न्यू व्हीकल्स। बिकॉज दे विल बाई नाउ न्यू व्हीकल्स, द डिमांड विल गो अप एंड सेल्स विल इंक्रीज। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, बस गवर्नमेंट को मन किया कि अभी 2 साल के बदले 2.5 साल कर देते हैं, या 5 साल के बदले 2.5 साल कर देते हैं, एंड दे डिड दैट। ठीक है, समझ में आई ये बात? नाउ थर्ड थर्ड वे टू मेजर national income, we are still measuring national income, it's gross national product। देखो, अगेन एक बार फिर से बोल रहा हूं,
एक स्पेशल इकोनॉमिक टर्म होता है नेशनल इनकम, जिसको हम नेट नेशनल इनकम बोलते हैं। दैट इज अ मैथमेटिकल टर्म, उसका अपना एक फॉर्मूला होता है। अभी हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, जो एक ब्रॉड आइडिया है। जैसे हमने बोला कि फैमिली का इनकम क्या होता है, तो कभी इस दोनों में कंफ्यूज मत होना, नहीं तो तुमको लगेगा कि अरे नेट नेट नेशनल इनकम ये है, फिर ये क्या पढ़ रहे हैं हम, इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी हम एक जनरल आइडिया पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम का। उसमें हमने दो मेथड्स पढ़े हैं और मेथड्स पढ़ेंगे, और ये भी उसमें से एक मेथड है। नेशनल नेट नेशनल इनकम जो पढ़ते हैं, आएंगे उस पर और चर्चा करेंगे। बट इट इज अ वेरी कॉमन कंफ्यूजन। आई थिंक मेनी ऑफ यू वुड हैव बीन कंफ्यूज, पढ़े होगे फर्स्ट टाइम तो तुमको लग रहा है कि फिर से नेशनल इनकम कहाँ से आ गया। जीएनपी। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। अभी हमने पढ़ा था क्या कि हमारे कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा जीडीपी है। नाउ आइडिया ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, इसमें हम क्या बोलते हैं कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हमने क्या उस केस में देखा कि ब्रैडली आके इंडिया में गाना गा रहा है एंड हिज मनी इज एडेड इनटू इंडिया जीडीपी, बट ऑल ऑफ यू प्रोटेस्टेड कि भाई ये तो पैसा लेके चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और सकीरा गाना गा रहे, सी विल ऑल्सो टेक दैट मनी एंड गो टू हर कंट्री। तो दिस इज मेजरिंग इंडियाज इनकम इन दिस स्टाइल इज नॉट अ गुड वे टू मेजर दिस। जैसे तुम्हारी फैमिली है, और तुम्हारी इनकम, फैमिली की इनकम 1 लाख रुपए है, और तुम किसी दिन, तुम्हारे यहाँ कोई आता है मेहमान एक दिन और उसकी भी इनकम 1 लाख रुपए, तो तुम थोड़े बोलोगे कि आज मेरी इनकम 2 लाख रुपए हो गई। वो तो उसका है, वो जाएगा तो आउट हो जाएगा। तो ऐसा ही इसमें कहते हैं कि भाई ये जो बाहर वाले हैं ना, इनका इनकम मत जोड़ो। एंड सिमिलरली ये शाहरुख खान जो जाके अबू धाबी में गाना गा के आया था, वो भी तो पैसा तो अपना वो इंडिया ही लेके आएगा, तो उसका पैसा तो जोड़ना बनता है। लाइक योर ब्रदर इज देयर एंड ही इज लिविंग इन सम अदर सिटी, बट इफेक्टिवली ही इज ऑल्सो एडिंग, मतलब जरूरत है तो ही विल सेंड सम मनी, और इफेक्टिवली इज पार्ट ऑफ योर फैमिली, तो उसका पैसा तो जोड़ना बनता है तुम्हारे फैमिली के इनकम में। तो हमने कहा कि भाई ये जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, इट्स नॉट शोइंग अस द ट्रू पिक्चर। ट्रू पिक्चर कैसे आएगा? तो ये जो नेट इनकम है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो यहाँ आके कमा रहे हैं उनका घटा दो, और हमारे वाले जो बाहर कमा रहे हैं ना उनका जोड़ दो। तो ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इन्होंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया। प्राइवेट रिमिटेंसेस, मतलब इंडिया का कोई आदमी जाके और बाहर वर्क कर रहा है एंड ही सेंडिंग दैट मनी टू इंडिया, तो इसको प्राइवेट रिमिटेंस बोलते हैं। तो ये पैसा तो जुड़ना चाहिए इंडिया के जीडीपी में, या इंडिया के इनकम में, जीडीपी नहीं बोले, ये तो अपने इनकम में जुड़ना चाहिए, नेशनल का इनकम होना चाहिए उतना। सो वी विल ऐड दिस मनी, एंड इफ समबडी इज टेकिंग दैट मनी आउट, कोई यूएस वाला आके इंडिया में काम कर रहा है, तो उसका माइनस भी कर देंगे। जैसे आईपीएल खेल रहे हैं ये खिलाड़ी, तो ये सारा पैसा लेके चले जाएंगे, तो वी विल सब्सट्रैक्ट देयर अर्निंग्स फ्रॉम आवर जीडीपी टू गेट आवर नेशनल इनकम। इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, हमने कुछ ऐसा लोन वोन लेके रखा है, वो पैसा भी अपने को तो वापस देना पड़ रहा है, तो दैट्स नॉट आवर एक्चुअल इनकम, तो टोटल नेट बोरोइंग। अब ये एक्सटर्नल बोरोइंग्स किसी का भी हो सकता है, गवर्नमेंट ने पैसा लेके रखा है, या किसी प्राइवेट प्लेयर ने पैसा ले लिया है, कंपनी ने पैसा लिया है, तो दैट मनी इज इफेक्टिवली गोइंग आउट। सो वी आर नॉट बॉदर्ड कि किसने लिया है, किसी ने लिया है, इफ दे आर पेइंग द मनी बैक, means that money is going out of India. So we should not count it as in our national income. And the fourth thing is external grants. अब इंडिया को बहुत सारे कंट्रीज ऐसा यूएन और वर्ल्ड बैंक वगैरह पैसा देते रहते हैं, इंडिया भी ऐसा नेपाल भूटान टाइप के लोगों को थोड़ा पैसा देता रहता है। तो इसमें अपना नेट नेट देखेंगे कि कितना आया कितना गया, और इन सब चीजों को हम एडजस्ट करेंगे जीडीपी में।
तो क्या कहते हैं कि जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में ऐड कर दो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बट इट्स नॉट अ वन वे गेम. इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज कि ये कुछ पैसा अपना इंडिया से बाहर भी जा रहा होगा. तो हमने जैसे एनसीईआरटी क्लासेस में हमने नेट फैक्टर इनकम पढ़ा है, तो ये कुछ पैसा बाहर भी जा रहा होगा, इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब इंडिया के केस में क्या है कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अस इज ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि हम बहुत सारा इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं और हमारा ऐसा हमेशा डेफिसिट में चलता है. हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं, दूसरों को बहुत पैसा दे देते हैं. तो एक्चुअली हमारा इनकम बहुत कम है अब्रॉड से. बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ बहुत होता है, तो उनको भी बहुत सारा पैसा देना पड़ता है. सो ये क्वेश्चन अलग अक्सर आता है, एंड दिस यू शुड नो. इफ द क्वेश्चन इज कि जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी, इज इट ट्रू और फॉल्स? GNP is always greater than GDP. True or false? False. ठीक है. And if I say कि GNP is always less than GDP, this is true or false? This is also false. In Indian condition, this is true. This is true for now. This is true because of past Indian conditions. फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं है. द नेक्स्ट डे हो सकता है कि कल इंडिया एकदम सुपर पावर बन जाए और बहुत ट्रेड करने लगे और हमको किसी को इंटरेस्ट ना देना पड़े, तो सडनली आवर जीएनपी विल बिकम हायर देन आवर जीडीपी. अगर इंडिया वाले सब जाके फॉरेन में बहुत काम करने लगे और हम सब ये गूगल फेसबुक सब अपनी कंट्रीज के हो जाएं, तो आवर जीएनपी विल बिकम ग्रेटर देन जीडीपी. सो एनी बोथ ऑफ दीज एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. ना ऑलवेज कम होगा ना ऑलवेज ज्यादा होगा. ठीक है. समझ में आया? यहां क्या कह रहा है? इट हैज ऑलवेज बिन. मैंने क्या कहा? इट इज. बिन का मतलब पास्ट में हमेशा कम रहा है, बट पास्ट इज नॉट अ प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर. ठीक है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. अभी तक अपना ठीक है, बट फ्यूचर में किसने देखा है? वी आर डूइंग मेक इन इंडिया. मोदी जी हैं, इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, और एनी ऑफ यू कैन लॉन्च योर ओन गूगल और फेसबुक, तो इंडिया का जीएनपी हो जाएगा ज्यादा जीडीपी से. ठीक है. डिफरेंट यूजेस. अब जीएनपी निकालते क्यों है? आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया. जीएनपी क्या कहता है कि जीएनपी जो है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दोनों बताता है. मतलब जीडीपी में क्या है कि कौन आके कमा रहा है तुमको पता नहीं है. मतलब तुम ब्रैटली का भी पैसा तुम बोल रहे हो कि मैंने ही कमाया, बट एक्चुअली दैट्स नॉट योर मनी, यू आर एक्चुअली गिविंग दैट मनी. बट जीएनपी निकालने से हमको एक्चुअली में क्वालिटी क्वालिटी भी पता चलता है कि अच्छा वो पैसा सही में अपना है. तो इट शोज अस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेंथ कि इंडिया अपनी तो जीडीपी बढ़ रही है, मतलब वी आर प्रोड्यूसिंग मोर थिंग्स. इट्स ट्रू, इंटरनली वी आर गुड, but externally also we are good. Our goods and services are being sold in other countries as well. Now what is this? इससे हमको ये भी पता चलता है कि शाहरुख खान का कितना डिमांड है अबू धाबी में. अगर ज्यादा पैसा आ रहा है मतलब हमारे यहाँ के स्टार्स का बहुत ज्यादा डिमांड है. तो अपना ह्यूमन रिसोर्स का डिमांड, अपने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, म्यूजिशियन, सिंगर्स का कितना डिमांड है. इफ दे हैव अ हाई ग्लोबल रेप्यूटेड, अपना जीएनपी अच्छा होगा.
अगेन एज आई गिव यू द फॉर्मूला कि तुमको जब भी नेट निकालना है, यू जस्ट सब्ट्रैक्ट डिप्रिशिएशन फ्रॉम ग्रॉस। तो देखो फॉर्मूला वही है, नेट ग्रॉस, नेट निकालना है, ग्रॉस में से डिप्रिशिएशन माइनस कर दो। तुमको क्या निकालना था, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिशिएशन माइनस कर दो। दिस इज वेरी वेरी इजी, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एक बार तुम ये बात समझ गए तो। सो अगर और जीएनपी को तुम थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, सो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम माइनस डिप्रिशिएशन। अब ये ये हम ये एनएनपी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम ऑफ अ नेशन दिखा रहा है। मतलब हमने पहले तो एक जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट कर लिया। द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज कि ये हम ब्रैडली और शकीरा वाला पैसा भी ऐड कर ले रहे थे अपनी कंट्री में, सो वी एलिमिनेटेड दैट प्रॉब्लम। एंड देन वी आल्सो एलिमिनेटेड द प्रॉब्लम कि डिप्रिशिएशन वाला पैसा भी ऐड कर रहे थे, बट इफेक्टिवली यू आर लूजिंग दैट मनी एवरी ईयर। So we sorted out both the mistakes or both the problems in accounting, and that's why NNP अपने को प्योरेस्ट आइडिया देता है और इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, द प्योरेस्ट, द बेस्ट एस्टिमेट इज NNP। ठीक है, NNP और इज योर नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम बहुत तरीके के हैं, लेकिन NI वाला जब नेशनल इनकम बोलेंगे ना, एक हम मैं बोलूं ऐसा सिर्फ नेशनल इनकम, वो स्मॉल लेटर वाला नेशनल इनकम। बट जब मैं कैपिटल लेटर्स वाला नेशनल इनकम बोल रहा हूँ, NI बोल रहा हूँ, इसका मतलब आई एम आस्किंग यू कि मुझे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम बताओ। वो इधर उधर की बात मत करो मुझसे, तब तुम बोलोगे कि भाई नेशनल इनकम जो है तुम्हारा वो NNP है। ठीक है, समझ में आया? क्या हुआ तलवीन, क्या प्रॉब्लम है? अनम्यूट करो। आई थिंक इट्स क्लियर, कोई इशू नहीं है ये। मैंने यहाँ पे, हाँ, एक्सप्लेन क्या करना है? नेशनल इनकम जो है ना, एक तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर की नेशनल इनकम निकालेंगे, तो हमने देखा कि नेशनल इनकम निकालने का 4 तरीका है। तो यहाँ भी हम नेशनल इनकम ही कह रहे हैं। हमने उसमें जीडीपी भी देखा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी देखा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी देखा और नेट नेशनल प्रोडक्ट भी देखा, चारों वेरिएंट देखे इसके। लेकिन जब हम बोलेंगे कि असली वाला नेशनल इनकम बताओ, ये कैपिटल लेटर वाला NI बताओ, तो हम बस ये वाला वेरिएंट बताएंगे, बिकॉज दिस इज द प्योरेस्ट वन। क्योंकि इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो हमने हटा दिए हैं। इसमें हमने फैक्टर इनकम काउंट कर लिया है और इसमें हमने डिप्रिसिएशन भी काउंट कर लिया है। दिस वन वाज द वर्स्ट। जीडीपी निकाल रहे थे, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसमें हम बस अपनी कंट्री का देख रहे थे और डिप्रिसिएशन भी नहीं देख रहे थे। दूसरे वाले में हमने थोड़ा सॉर्ट आउट किया कि डिप्रिसिएशन काउंट कर लिया, बट अभी भी प्रॉब्लम क्या था, सिर्फ अपनी कंट्री का देख रहे थे। तीसरे वाले में हमने एक और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया कि ये अपनी कंट्री का नहीं, सारे नेशनल्स का देख लिया। इंडियन सिटीजन जाके कहीं भी कमा रहा है तो उसको हमने इसमें काउंट कर लिया। और चौथे वाले में हमने ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो इसलिए इसको प्योरेस्ट कह रहे हैं। ठीक है, और अब तुमको अगर पर कैपिटा इनकम निकालना है, हर आदमी के कितना कमाता है, तो तुम बस नेशनल इनकम को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, यू विल गेट पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और इनकम पर हेड। तो नेशनल इनकम को या फिर NNP को डिवाइड करो, तुमको टोटल मिल जाएगा।
अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, हायर रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन लोअर द पीसीआई ऑफ द नेशन। ये समझना चाहिए, अगर किसी कंट्री ने अपना रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा रखा है, 40% डिप्रिसिएशन रखा है, सो उसका नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, इफ डिप्रिसिएशन इज हाई, NNP will reduce. If NNP will reduce, per capita income will reduce. तो higher depreciation means lower per capita income. तो कंट्री को हमेशा डिप्रिसिएशन कम करना है अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बेस ईयर का भी चक्कर है जो सीएसओ ने चेंज किया। वी विल सी, इट इज गिवन इन डिटेल इन लेटर चैप्टर्स। फाइन टिल नाउ? कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है कि इट्स जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ एनसीईआरटी क्लास? डिप्रिसिएशन कैन बी यूज एज अ मैनिपुलेशन एंड वैल्यू। हाँ, चलो अब कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम देखते हैं। हम जब नेशनल इनकम डिसाइड कर रहे हैं, सो वन थिंग यू हैव नोटिस्ड, हमने क्या बोला? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, है ना? नाउ हाउ दिस मॉनेटरी वैल्यू इज डिसाइडेड? कैसे पता चलेगा कि किसी चीज का क्या मॉनेटरी वैल्यू है? So that monetary value will be decided कि what is the cost or what is the price of that thing, right? So अब देखते हैं कि कॉस्ट एंड प्राइस का क्या चक्कर है। अब देखो इसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, बट आई एम गिविंग यू अ वेरी crisp clear explanation of all this jargons and then we will come back and you will read this, तुमको आराम से समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ प्राइसेस हैं, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। देखो हम यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू पता करना चाहते हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज का। अब मॉनेटरी वैल्यू पता करने का दो तरीका है, आइदर यू गो एंड आस्क ऑल दी प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड्स। लाइक तुम हर इंडस्ट्री में जाते हो, एक एक फैक्ट्री में जाते हो, उसे पूछते हो भाई तुमने कितने का पार्ले जी बनाया? वो बोलेगा कि मैंने 1 करोड़ का पार्ले जी बनाया। तुम दूसरी फैक्ट्री में जाओ, बोले तुमने कितने का रबड़ बनाया? बोले कि मैंने 2 करोड़ का रबड़ बनाया। सो यू एड ऑल दीज प्राइसेस, जो प्रोड्यूसर का प्राइस है, तो यहां से तो तुमको वैल्यू मिलता है। that monetary value of all the goods will be called as the factor cost, है ना? फैक्टर कॉस्ट पे क्या है? दूसरा तरीका क्या है मार्केट वैल्यू पता करने का? that you go to market, instead of going to the producer you go to the market and you check the selling price of all the goods, कौन सी चीज कितने में बिकी। अब यू नो कि इस दोनों मार्क प्राइसेस में क्या डिफरेंस होगा? बहुत आसान है पता लगाना। ये प्रोड्यूसर क्या है? ये सिर्फ अपना प्रोडक्शन का चार्ज जोड़ रहा है, पर जब ये मार्केट में आएगा तो इस पे बहुत सारे और चीजें ऐड हो जाएंगी। सबसे पहले तो टैक्स ऐड हो जाएगा, वट एवर यू आर बाइंग गवर्नमेंट इज टेकिंग सम टैक्स। तो मार्केट प्राइस में तुमको टैक्स वैक्स जोड़ के जो वैल्यू मिलेगा वो तुमको मार्केट वैल्यू मिलेगा। सो बोथ दीज थिंग्स
कैन बी डिफरेंट। समझ में आया तुम्हें कि तुम अभी भी कैलकुलेट तो तुम जीडीपी ही कर रहे हो, बट तुम किससे जाके पूछ रहे हो, इसके बेसिस पे तुम्हारा जीडीपी चेंज हो सकता है। यू आर आस्किंग प्रोड्यूसर और यू आर आस्किंग द प्राइस इन द मार्केट। समझ में आ रहा है? ये प्रोड्यूसर वाला जो जीडीपी निकालेंगे, इसको हम जीडीपी एट फैक्टर प्राइस बोलेंगे। जीडीपी जो है मार्केट प्राइस पे निकालेंगे, इसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलेंगे। ठीक है? क्लियर टू ऑल? नाउ आई वांट यू टू गो अ लिटिल डीपर इनटू दिस। ये बहुत कंफ्यूजिंग है और मैंने तुम लोगों को शायद पहले भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, एंड यू शुड ऑलवेज गो बाय दिस एग्जांपल। यू हैव एन एलपीजी, तुमको जीडीपी निकालना है, ठीक है? अब मान लो कि एक कंट्री है, इट प्रोड्यूसेस ओनली वन गुड विच इज एलपीजी सिलेंडर्स। इस कंट्री में सिर्फ एक ही चीज प्रोड्यूस होता है, एलपीजी सिलेंडर्स, और इसका तुमको निकालना है जीडीपी। अब ये जीडीपी तुम कई तरीके से निकाल सकते हो, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। सो इफ यू विल गो एंड आस्क द प्रोड्यूसर ऑफ दिस एलपीजी, so he will, what are the prices that he will be considering? ये कंसिडर करेगा कि भाई मेरा रॉ मटेरियल्स का कितना कॉस्ट था, मुझे वर्कर्स को कितना देना पड़ा, मेरा अपना प्रॉफिट कितना है, एंड बाय एडिंग ऑल दीज थिंग्स ही विल गिव यू अ फैक्टर प्राइस। क्या क्या फैक्टर्स लगे प्रोडक्शन में, सारे का ये फैक्टर जोड़ेगा, ही विल गिव यू अ प्राइस। यू विल कॉल इट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बट व्हेन दिस एलपीजी सिलेंडर विल कम टू द मार्केट, यू नो, लेट सपोज इसका प्राइस 1000 रुपीज था। फैक्टर कॉस्ट पे इसने बोला कि भाई हम, मुझे तो 1000 रुपये लगता है इसको बनाने में। बट वेन इट विल कम टू मार्केट, यू नो दैट गवर्नमेंट विल गिव सम सब्सिडीज। बोले कि नहीं नहीं, 1000 रुपये बहुत महंगा है, इसको थोड़ा कम करो। तो लेट सपोज गवर्नमेंट इज गिविंग 500 रुपीज एज सब्सिडी, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग सम टैक्सेस। सेल्स टैक्स तो लेगा ही गवर्नमेंट, सब्सिडी कितना भी दे, वो पेट्रोलियम वो जो बेच रहा है, पेट्रोलियम टैक्स वगैरह वगैरह। सो लेट सपोज गवर्नमेंट इज टेकिंग 200 रुपीज एज टैक्स एज वेल। So you can see that in the factor price, if you will subtract this and if you subtract the subsidy and add the tax, you will get फाइनल मार्केट में कितने में बिकेगा, बिकेगा 700 रुपए में। तो ये 700 रुपया तुम्हारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया। एंड आई थिंक यू ऑल्सो गॉट योर फॉर्मूला। सो जीडीपी एट फैक्टर प्राइस इज इक्वल टू, या जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर प्राइस माइनस सब्सिडीज प्लस टैक्सेस। ठीक है? नाउ आंसर मी दिस क्वेश्चन, जीडीपी एट मार्केट प्राइस will always be greater than GDP at factor price. Is it true or false? दांत तोड़ देंगे सब तुम लोग का। यही तो एग्जाम्पल में तुमको दिख रहा है कि फैक्टर प्राइस 1000 रुपए है और मार्केट प्राइस 700 रुपए है। यही तुमको दिख रहा है कि मार्केट प्राइस इज नॉट ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज नॉट ग्रेटर देन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी एग्जाम्पल में, दूसरा एग्जाम्पल में कुछ पूछता, आई वाज थिंकिंग कि एटलीस्ट यू विल डू दिस वन राइट। जब मैं शायद उलट के पूछूं तो यू मे मेक अ मिस्टेक, लेकिन इसी में तुम मिस्टेक करोगे तो फिर तो
सब्सिडी ना देने का क्या मतलब है? Why are you assuming anything from your side? I've given you a simple statement कि GDP at market price will always be greater than GDP at factor cost. Is it a true statement or false? It's a false statement. You cannot say कि GDP market price ज्यादा होगा या कम होगा. You cannot make any of these two extreme statements. It will depend upon कि what is the subsidy and what is the tax. Because government can give any amount of subsidy and tax. अगर ये 100 रुपए कर दे सब्सिडी तो मार्केट प्राइस 700 के बदले एक 1100 रुपए हो जाएगा, है ना? In that case, market price will GDP at market will become higher than GDP at factor cost. ठीक है? इमोजी भेजने से नया काम चलेगा. इमोजी भेज रहे हो तुम लोग. कहाँ था? So these two prices are very clear to you. GDP at factor cost and GDP at market price. Now there is a third term which is very vague. बहुत एक्सपर्ट लोग भी तुमको इसको अच्छे से नहीं समझ आ पाते हैं. Which is GDP at basic prices. अभी नया क्या टर्म इन्होंने क्यों इजाद किया? देखो ये जो थिंक फ्रॉम द एग्जाम्पल, this manufacturer which was making LPG, what he was doing, ये जो LPG बना रहा था ये इसने अपना फैक्टर इनकम निकाला जो कि 1000 रुपए था फैक्टर कॉस्ट. But you know, whosoever is doing any kind of manufacturing in India, they are supposed to give some production tax. Very important term, प्रोडक्शन टैक्स. कोई भी जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको प्रोडक्शन टैक्स देना पड़ेगा. प्रोडक्शन टैक्स इज लाइक इसने फैक्ट्री खोली होगी तो उसके लिए इसको स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ा होगा. ये इलेक्ट्रिसिटी और बिजली का कनेक्शन वगैरह ले रहा होगा, उसके लिए भी इसको कुछ टैक्सेस म्युनिसिपैलिटी वगैरह को देने पड़े होंगे. सो वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस. ये हो गया, इसको बोलते प्रोडक्शन टैक्स. मतलब इवन इफ इज नॉट प्रोड्यूसिंग वन सिंगल यूनिट ऑफ एलपीजी, इसको प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले वो 10 यूनिट बनाए या 100 यूनिट बनाए या 1 लाख एलपीजी पैदा करे, इसको ये प्रोडक्शन टैक्स तो देना पड़ेगा. ठीक है? सो ये मैन्युफैक्चरर क्या बोलेगा, ये प्रोड्यूसर क्या बोलेगा, देख भाई कि फैक्टर कॉस्ट तो मैंने बता दिया, बट दैट्स नॉट द रियल कॉस्ट. रियल कॉस्ट इज फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स, क्योंकि दिस इज आई एम पेइंग इन एनी केस, देना तो है ही मुझे. तो तुम सही दाम अगर जानना चाहते हो तो ये वाला जानो ना, बेसिक प्राइस वाला जानो. तो इसको ये बोलेगा बेसिक प्राइस, कि इतना तो कम से कम बेसिक इतना तो है ही, ये वाला असली नहीं है. बेसिक तो ये है फैक्टर प्लस प्रोडक्शन टैक्स. तो इसको क्या बोलेंगे, जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस. लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस फॉर द कंट्री, यू आर प्रोड्यूसिंग एलपीजी, वी आर वेरी हैप्पी, वी हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय एलपीजी प्लांट लगाओ स्कीम. तो एलपीजी प्लांट लगाओ स्कीम के तहत इसको बोलते हैं कि वी विल गिव यू सम सब्सिडीज एज वेल, प्रोडक्शन सब्सिडीज. क्या देंगे, प्रोडक्शन सब्सिडी देंगे. मतलब whosoever will establish a LPG plant, we will reduce the stamp duty, we will reduce the taxes, we will provide free
और रिड्यूस रेलवे फेयर एंड ऑल। तो बोला कि देख, अब प्रोडक्शन सब्सिडी दिया तो तू बेसिक प्राइस भी कम कर। बोला ठीक है। सो फैक्टर प्राइस में से क्या कर दिया, प्रोडक्शन टैक्स ऐड किया और प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस कर दिया। दिस इज नाउ योर रियल बेसिक प्राइस, क्योंकि इतना तो देना पड़ेगा। सो जितना भी सब्सिडी हो वो माइनस कर दो। ठीक है। बेसिक प्राइस समझ में आ गया क्या होगा? हम्म। फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। नाउ so we have learned all these three terms: factor, market and basic। ठीक है। अब वापस आते हैं अपने डिस्कशन। एक और चीज इन्होंने याद आया कि प्राइस कॉस्ट तो हमने देख लिया था कि मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट लग रहा है। ये प्राइस पे भी तो डिपेंड करता है कि जीडीपी कितना होगा। मतलब मान लो कि जीडीपी है एंड इफ यू आर काउंटिंग इट, अच्छा चलो ये बाद में देखेंगे। प्राइस वाला कॉन्सेप्ट करेंट और ये क्या रियल एंड नॉमिनल देखेंगे बाद में। रिवाइज मेथड। चलो let's end it here, and in the next class we will go a little bit deeper into this, and that will be the end of it.